चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। देखो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ पे पीएससी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पीएससी के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके छोटी एग्जाम्स में, जैसे कि जेई वगैरह की, एसएससी जेई हो गया, इनके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये क्या होने वाले, इफेक्टफुल होने वाले हैं। चलो, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने आप क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो पाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा और उतने अच्छे से आप क्या परफॉर्म कर पाओगे आपके एग्जाम्स में। चलिए, तो जैसे ये स्टेट ए के ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपका ईएससी के बारे में। ठीक है, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को और शेयर भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है चेक करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, तो आपकी यहाँ पे जो कॉलम एनालॉजी मेथड है यही आपकी डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, फोर्स मेथड है। ठीक है, और बाकी जो मेथड है आपकी वो कौन सी मेथड है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट मेथड है। राइट, बाकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ठीक है, देखो MEK, ठीक है, मतलब मेक डिस्प्लेसमेंट, ऐसे याद रख लो, मेक डिस्प्लेसमेंट, ये चीज ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है। वेन अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शॉर्टर देन द स्पान ऑफ द गर्डर। ठीक है, वेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, आपकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है आपका। ठीक है, शॉर्टर देन द स्पान, ये छोटा है आपके स्पान से, है ना। जैसे कि आपका गर्डर इस तरीके से रहा, ठीक है, ये आपका स्पान हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये शॉर्टर है। ठीक है, उसके बाद में मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है। देन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज डेट। ठीक है, अब जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो कहाँ पे आएगा, किस जगह पे आपका रहेगा। ठीक है, द हेड ऑफ द लोड रीचेस द सेक्शन। ठीक है, द टेल ऑफ द लोड रीचेस द सेक्शन। द लोड पोजीशन, ठीक है, द लोड पोजीशन मतलब किस में रहेगा। तो सिंपल है इसका आंसर, आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 में आपका इसका सिंपली आपका क्या हो जाएगा, डी। द लोड पोजीशन शुड बी सच दैट द सेक्शन डिवाइड्स। ठीक है, सच दैट सेक्शन डिवाइड्स द लोड इन द सेम रेशियो एज इट डिवाइड्स द स्पान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी यूडियल वाली बात आती है तो हम इसको क्या करते हैं कि जैसे कि आपका सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, तो इसके सेंटर में इस तरीके से इसको प्लेस किया जाता है, इस तरीके से आपका प्लेस किया जाता है। राइट, सिंपल है ये, इस तरीके से प्लेस कर दोगे तो आपका यहाँ से कहानी आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपका इस तरीके से ये बन जाएगा। राइट, ये वाला हो जाएगा। चलो, तो ये था आपका सिंपली, आपको ये ध्यान रखना है जब भी यूडियल का केस आता है। ठीक है, जब भी यूडियल का केस आएगा तो उस केस में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, जो लोड है ना, लोड पोजीशन शुड बी सच दैट द सेक्शन डिवाइड्स द लोड इन द सेम रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या बोल रहा है। इन कॉलम एनालॉजी मेथड द एरिया ऑफ एन एनालॉगस कॉलम फॉर अ फिक्स्ड बीम। ठीक है, एनालॉगस कॉलम फॉर अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान एल एंड फ्लेक्सर रिजिडिटी। ठीक है, फ्लेक्सर रिजिडिटी EI इज टेकन एज। ठीक है, फ्लेक्सर रिजिडिटी EI इज टेकन एज, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंपल चेक करो। ठीक है, L/EI, L/2EI, ठीक है, L/4EI, L/8EI। ठीक है, इन कॉलम एनालॉजी मेथड है आपकी एरिया ऑफ एन एनालॉगस कॉलम फॉर अ फिक्स्ड बीम। ठीक है, ऑफ स्पान L, फिक्स्ड बीम है आपका, है ना, इस तरीके से आपका फिक्स्ड बीम है। राइट, फिक्स्ड बीम है। अब फ्लेक्सर रिजिडिटी आपको बतानी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंपल इसका हो जाएगा आपका L/EI। ठीक है, L/EI इन कॉलम एनालॉजी मेथड द एरिया ऑफ एन एनालॉगस कॉलम। ठीक है, एनालॉगस कॉलम फॉर अ फिक्स्ड बीम ऑफ अ स्पान L एंड फ्लेक्सर रिजिडिटी EI इज टेकन एज L/EI। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन 4। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम शोन इन फिगर एबो। ठीक है, आपको काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी बताना है। ठीक है, इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है। फार्मूला क्या है आपका काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का? सिंपल है। इसको आप कैसे सॉल्व कर दोगे? कुछ नहीं करना है। तो जो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी होती है ना, इसमें कुछ नहीं करना है आपका। सिंपल क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लो, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी निकल कर आ जाता है। राइट, यहाँ पे चेक करते हैं कैसे यहाँ पे आएगा। राइट, तो देखो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो अच्छा टोटल मिला कितने का? 2 और 2 4 और 1 5। तो 5 यहाँ पे क्या हो गया? काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिक्स्ड बीम ए बी इज सब्जेक्टेड टू अ ट्रायंगुलर लोड वेरिंग फ्रॉम 0 at end A to W per unit length at end B। ठीक है, द रेशियो ऑफ फिक्स end मोमेंट at A to B will be। ठीक है, देखो कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे, सिंपल है। यहाँ क्वेश्चन किस टाइप को बोल रहा है चेक करना है। ठीक है, देखो क्या हो गया, इस तरीके से आपका लोड दिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ से ये यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से। राइट, यहाँ पे ये W है, ये A है, ये B है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका मैंने एक चीज़ का ट्रिक भी बताया था, जिधर साइड में लोड कम है उस साइड में आपका कम होगा, है ना। तो एम एफ ए बी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? WL²/30। ठीक है, कम है ना, और इधर हो जाएगा आपका MFB ए एक तरीके से, तो WL²/20। बस दोनों का रेशियो बता देना है आपको। ठीक है, दोनों का रेशियो बता देना है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सिंपल 2/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 चेक करना, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये चीज़, तो इसका आंसर हो गया आपका क्या? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। सिमेट्रिकल टू हिंज पैराबोलिक आर्च। ठीक है, सिमेट्रिकल टू हिंज पैराबोलिक आर्च when when subjected to a uniformly distributed load on the entire horizontal span। ठीक है, on the entire horizontal span is subjected to radial shear alone, normal thrust and bending moment, normal thrust, radial shear and bending moment। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंपल, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, नॉर्मल थ्रस्ट एलॉन। ठीक है, आपका सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट यहाँ पे लगे हुए रहेंगे। राइट, याद रखना है। ठीक है, देखो सिमेट्रिकल टू हिंज्ड, जैसे कि आपकी ये इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आपकी आर्च है ये। राइट, अब यहाँ पे ये ऐसा इस तरीके से यूडीएल लगा हुआ है। राइट, यहाँ पे एच है, एच, और इधर भी एच है। ठीक है, वर्टिकल वी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी कहानी है। यहाँ पे आपकी यहाँ से यहाँ तक एच है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे चेक, ठीक है, तो आपका यहाँ से y इक्वल्स टू आपका जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? 4hx डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, 4hx डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और यहाँ पे l माइनस एक्स। ठीक है, ये आपकी पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आपका आंसर सिंपल है कि नॉर्मल थ्रस्ट एलॉन। ठीक है, नॉर्मल थ्रस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं जल्दी से। देखो अ थ्री हिंज सिमेट्रिकल, ठीक है, अ थ्री हिंज सिमेट्रिक पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पान 20 मीटर्स एंड राइज 5 मीटर्स। ठीक है, इज हिंज्ड एट द क्रॉन एंड स्प्रिंगिंग
इट सपोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2 tons per meter, 2 tons per meter run of the span. The horizontal thrust in tons at each of the springing is. ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे इसे, यहाँ पे चेक करते हैं। देखो सिंपल है आपका, एक आपका 3 हिंज बोल के रखा है, ठीक है, 3 हिंज सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्च बोल के रखा है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे 3 हिंज सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्क आपको यहाँ पे ड्रा कर देना है इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ये ठीक है, पैराबोलिक यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये कितना, 2 टन पर मीटर, 2 टन पर मीटर। और यहाँ पे है कितना, सी, राइट, यहाँ से यहाँ है आपका एच, राइट, और यहाँ से वी, यहाँ पे भी वी, और इधर भी आपका एच, राइट, ये चीज़ हो गया। चलिए, तो ये है ए, ये है बी। अब यहाँ से आपकी हाइट भी एच जो देके रखी वो है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, राइट, ये कहानी यहाँ तक हो गई। और ये है आपकी स्पान यहाँ पे 20 मीटर, राइट। चलिए, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे कर लोगे, तो यहाँ तो वी ए बराबर वी बी हो जाएगा, समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू, राइट। तो यहाँ से वी बी की वैल्यू निकाल लोगे कैसे, 2 ठीक है, 2 इंटू एल, मतलब एल मतलब 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 20 टन, राइट, 20 टन यहाँ पे निकल कर आ गया। अब यहाँ से मोमेंट समीशन एम करके समीशन एम सी कर लो अबाउट सी, और यहाँ पे आप मोमेंट ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू वी माइनस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू आपका 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10/2 हो जाएगा, माइनस एच इंटू 5 इक्वल्स टू 0। वी की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, तो अल्टीमेट एच की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सिंपल 20, राइट। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका यहाँ क्या आ गया, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा चेक करो क्या बोल रहा है यहाँ पे। A simply supported beam of length L is subjected to 2 point loads, ठीक है, 2 point loads, each point P unit, ठीक है, each of P unit at A and B, at A and B equidistance, ठीक है, equidistance from support, ठीक है। Select the correct statement, select the correct statement, right। चलिए इसकी बात करते हैं, यहाँ पे select the correct, अपने को स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देयर विल बी नो शियर फोर्स बिटवीन ए एंड बी एंड नो बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल इज सब्जेक्टेड टू 2 point लोड, ठीक है, 2 point लोड्स हैं, ईच ऑफ पी यूनिट एट ए एंड बी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट, ठीक है। ये सारी कहानी आपको दे के रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का आपका इस तरीके से आपको बीम दे के रखा है, ठीक है, इस तरीके से आपको बीम दे के रखा है, राइट। यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी है, पॉइंट हम इसको ए बोल देते हैं, ये आपका बी है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा इसका, ठीक है। तो आपका इसका शियर फोर्स किस तरीके से बन जाएगा, सिंपल, कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपका शियर फोर्स इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से आपका यहाँ पे बन जाएगा। बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से बन जाएगा, सिंपल, देखो, बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ पे बन जाएगा, देखो, ये हो गया, देन ये, सॉरी, यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा, देखो, यूं और यूं, राइट, ये चीज़ हो जाएगा, ये प्लस एंड माइनस, राइट। चलो, तो ये एस एफ डी हो गया, और ये बी एम डी, राइट, ये चीज़ कहानी आपको हो गई। चलो, तो ये अब यहाँ पे इस पे ऑप्शन देख लो क्या बोल रहा है,
देयर विल बी नो शियर फोर्स बिटवीन ए एंड बी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो ना, ये कोई यहाँ पे शियर फोर्स नहीं है, ठीक है। विल बी यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी। यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट यहाँ से यहाँ तक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करना क्या बोल रहा है, ठीक है। इन एन आई सेक्शन शियर फोर्स इज शेयर्ड, ठीक है, शियर फोर्स इज शेयर्ड, राइट। देखो आई सेक्शन में मोस्टली बाय वेब, मोस्टली बाय प्लेन एंड यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आई सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका आई सेक्शन यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये आपका आई सेक्शन बन गया। अब इसमें बताना ये है कि शियर फोर्स जो है वो किस तरीके से इसका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शियर फोर्स इस तरीके से देखो, ये यूं, ठीक है, यूं एंड यूं, ये इस तरीके से आपका शियर फोर्स बन जाएगा। तो जो शियर स्ट्रेस है वो कौन ज़्यादा यहाँ पे लेगा, सिंपल है। तो यहाँ पे कौन लेगा, मोस्टली बाय वेब, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका वेब कहलाता है, राइट। तो सही तो बात है, क्योंकि यही लंबा रहेगा, है ना। तो मोस्टली आपका वेब लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अ मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है। अ मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस may fail at stresses may fail at stresses lower than the ultimate stresses of a material. This property of metal is called, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। देखो ड्यू टू ड्यू टू रिपीटेड लोडिंग of opposite nature, ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन अकर्स इन सर्टेन रीजन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। देखो occurs in certain region of the material and it may fail before the load, ठीक है, it may fail before the load reaches its yield strength, right. The failure at reduced stress due to repetitive nature, ठीक है, repetitive natural नेचर इज ड्यू टू द फटीग इन द मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या, फटीग, ठीक है, फटीग ऑफ द मेटल, राइट, ये हो जाएगा। चलिए क्योंकि यहाँ पे देखो ना रिवर्सिबल रिवर्सिबल आ रहा है ना, यहाँ देखो ये रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि कंप्रेशन फिर टेंशन, कंप्रेशन फिर टेंशन, तो वो हो जाएगा किसके लिए, फटीग के लिए, ठीक है। फटीग के लिए आपका यदि प्लस एंड माइनस, तो यहाँ फटीग प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। इफ ऑल द डायमेंशन, ठीक है, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार आर इंक्रीजेस इन द प्रोपोर्शन एंड रेशियो एंड रेस टू 1, ठीक है, द प्रोपोर्शन विथ द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड in the bar by its own weight will, ठीक है, will change by। अब यहाँ पे चेक करो, if all the dimensions of a prismatic bar are increases in the proportion n raised to 1, the proportion with which the maximum stress produced in the bar by its own weight will change by, ठीक है। चलिए इसका आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल्स टू आपका क्या होता है,
W बाय ए, राइट। अब यहाँ पे W क्या हो जाएगा, गामा इंटू वैल्यूम होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए, इक्वल्स टू आपका वैल्यूम के लिए आप करोगे क्या, गामा इंटू ए इंटू एल, राइट, और डिवाइड में आपका एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट यहाँ पे कहानी बच गई गामा इंटू एल की, राइट। अब यहाँ पे चेक करो, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 इक्वल में आपका गामा इंटू एन एल डिवाइडेड बाय आपका गामा इंटू एल, अल्टीमेट यहाँ पे कहानी बच गई आपकी एन रेस टू 1 की, मतलब एन ही आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपका डी यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में चेक करना, इन टेंसाइल इन सॉरी इन लिमिट स्टेट डिजाइन अंडर रिइंफोर्स सेक्शन इज वन इन विच, ठीक है। देखो अंडर रिइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, अंडर रिइंफोर्समेंट की बात चल रही है, टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील रीचेस यील्ड वैल्यूज, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील रीचेस यील्ड वैल्यू while maximum compressive strain in concrete is less than its ultimate crushing strain, ठीक है। देखो अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन इज वन, जिसमें क्या बोल रहा है कि इल्ड वैल्यू पे कौन पहुंच गया, इल्ड वैल्यू पे कौन पहुंच गया, टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील, स्टील में आपका इल्ड वैल्यू पे पहुंच मैक्स, देखो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज लेस, राइट, देन इट्स अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, सिंपल ही यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इन अ रिइंफोर्समेंट कंक्रीट पेडेस्टल is defined as a compression member whose effective length does not exceed its least lateral dimension, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, पेडेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियल की, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स। तो इसको याद रखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो एल बाय एल इफेक्टिव बाय, देखो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। यदि ग्रेटर देन 12 हो गया, ठीक है, यदि ग्रेटर देन 12 हो गया तो वो लॉन्ग कॉलम हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको बताया भी था, 12 है ना, 12 एक आपका कंडीशन होती है, ठीक है, लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम को बताने के लिए, राइट। और लेस देन 3 हो गया तो पेडेस्ट्रियल होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका यहाँ पे फॉर आरसीसी ब्रिजेस, ठीक है, फॉर आरसीसी ब्रिजेस द स्मॉलेस्ट स्पान बियॉन्ड विच द इम्पैक्ट फैक्टर इज सेम फॉर क्लास ए और बी और ए एंड 70 आर लोडिंग इज, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 मीटर, क्या हो जाएगा 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द पर्पस ऑफ लेटरल टाइज जो होती है उसका पर्पस क्या होता है, इन शॉर्ट आरसीसी कॉलम, increase the load carrying capacity of the column, facilitate compaction of concrete and maintain plumb wheel construction, और आपका अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है। तो आपका द पर्पस ऑफ लेटरल टाइज, जो लेटरल टाइज होती है उसका पर्पस क्या होता है, यहाँ पे सिंपल इसका हो जाता है डी, ठीक है, अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, लेटरल टाइज इन अ शॉर्ट कॉलम, ठीक है, लेटरल टाइज इन अ शॉर्ट
कॉलम, ठीक है, लेटरल टाइस इन अ शॉर्ट कॉलम, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, लेटरल टाइस इन अ शॉर्ट कॉलम आपका हो गया कितना, यही चीज, ठीक, कि आंसर इसका हो जाएगा एवॉइड बकलिंग ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा चल जाते हैं, बैकग्राउंड में, टू प्रिवेंट द premature buckling of a longitudinal bar, to confine the concrete in the core, thus improving ductility and strength, to hold longitudinal bars in position during construction, to provide resistance against shear and torsion if required, ठीक है, तो ये आपकी कहानी यहाँ तक थी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, ठीक है, द साइड फेस रिइंफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन अ टी बीम विल बी, जो साइड फेस रिइंफोर्समेंट होती है ना, उसकी बात करना है। साइड फेस रिइंफोर्समेंट, राइट, साइड फेस रिइंफोर्समेंट कितना होता है, कितना परसेंट आपका होता है, ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंपल 16 का आपका ए, है ना, 0.1% ऑफ द वेब एरिया, ठीक है, 0.1% ऑफ द वेब एरिया। तो जहां पर भी आपकी टी बीम आ गई, है ना, टी बीम जहां पर भी आ गई, राइट, और उसमें आपका क्या बोला उसने, साइड फेस रिइंफोर्समेंट यदि उसने बोला, तो वहीं पे हम कितना लेके चलेंगे, 0.1%, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे कहानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, 17, ठीक है, 17 क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, राइट, 17 क्वेश्चन यहाँ पे बोल क्या रहा है, मिनिमम कवर स्पान टू डेप्थ रेशियो, लिमिट स्टेट रेशियो, डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट सेक्शन। डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट सेक्शन आप क्यों प्रोवाइड करते हो, ठीक है, रिडक्शन इन सेक्शनल डेप्थ, ठीक है, तो आपका आंसर हो क्या जाएगा यहाँ पे, सिंपल, तो ये चीज देखो, डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट आपकी सेक्शन है, तो एक तो आपका डी वाला हो जाएगा, तो दो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, तो आपके ये तो खत्म, ये तो नहीं होंगे, बी और सी। अब बच गया सी में, देखो सी का क्या 1 हो पाएगा, 1 दोनों में दिया हुआ है, तो चलो इसको भी छोड़ो। अब यहाँ पे देखो बी का दूसरा एंड तीसरा, स्पान टू डेप्थ रेशियो, स्पान टू डेप्थ रेशियो, तो बी का दूसरा ड्यूरेबिलिटी, और आपका तीसरा सर्विसिबिलिटी। तो स्पान बाय डेप्थ रेशियो जो है, ये कोई ड्यूरेबिलिटी को प्रोवाइड नहीं करता, ये सर्विसिबिलिटी, तो आपका ये वाला ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाए। और मिनिमम कवर जो है आपका, मिनिमम कवर, ठीक है, ए का दूसरा मतलब ड्यूरेबिलिटी, तो आपका ये डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 वाला, 18 में क्या बोल रहा है, ठीक है, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, देखो द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो सिग्मा बराबर आपका होता है ई अपान स्ट्रेंथ, ये चीज होता है, ठीक है। अब यहीं पे आपका क्या हो गया, हमने डेल सिग्मा किए, तो यहाँ पे चेंज किस में आ जाएगा, ई एस तो आपका सेम रहेगा, और ये सिर्फ आपका डेल स्ट्रेन में आपका चेंज आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ठीक है, मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज मोर डिजायरेबल इन केस ऑफ, ठीक है, प्री स्ट्रेस जो कंक्रीट है वो मोर डिजायरेबल है इन केस ऑफ, किसके केस में आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट ज़्यादा अच्छी रहेगी? सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। तो इसका आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट से आपका क्वेश्चन चल रहा है, तो यहाँ पे आंसर सिंपल क्या हो जाएगा? पहला वाला ही हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड्स, ठीक है, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, राइट, सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, राइट, जो आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होती है ना, इज मोर डिजायरेबल इन केस ऑफ, राइट। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है किस केस में? कि जो इंटरनल फ्लूइड आपका इंटरनल में फ्लूइड जा रहा हो और उसका प्रेशर को वो रजिस्ट कर रहा हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। देखो, द एप्लीकेबल आईएस कोड फॉर आरसीसी लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर, इसका आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 3370, ठीक है, 3370 ये हो जाएगा आपका डी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। तो देखो, 4562,000 ये है आपका आरसीसी डिजाइन के लिए, ठीक है, आरसीसी डिजाइन के लिए। फिर उसके बाद में 800 2007 ये है आपका स्टील डिजाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में 1343 2012 ये है आपका पीएससी के लिए, राइट, ये चीज़ हो गया। फिर 875 जो है, 875 ये है आपका अर्थक्वेक लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, 875 किसके लिए है? अर्थक्वेक लोडिंग, ठीक है, अर्थक्वेक लोडिंग के लिए। उसके बाद में 3370 है आपका अभी, जो ये है लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। 1026 ये है आपका CMD मतलब कंक्रीट मिक्स डिजाइन, ठीक। फिर 13920 ये है आपका डक्टाइल डिटेलिंग, डक्टाइल डिटेलिंग। और 6 और फिर एक बच गया आपका, ठीक है, 1642 ये है आपका फायर प्रोटेक्शन, राइट। तो ये सारी चीज़ थोड़ा सा याद रख के चलना है, जिससे कि भाई कई बार क्या होता है कि कोई भी पूछ लेता है ना, कुछ भी इससे आपका क्वेश्चन बना देते हैं, राइट। अभी पूछ लिया ये वाला, ठीक है, और अगले क्वेश्चन में कोई दूसरा पूछ लेगा, कोई उनके मूड पे थोड़ी ना आपने कुछ करके रखे हो, ठीक है। चलिए, तो 21 में क्या हो जाएगा? ड्रॉप्स इन अ फ्लैट स्लैब आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट बेंडिंग, थ्रस्ट, शियर एंड टॉर्सन, ठीक है। तो ड्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं अपन किसके लिए? सिंपल शियर के लिए, ठीक है, ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड फॉर शियर, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड फॉर रजिस्टिंग शियर, ठीक है, ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 चेक करो जल्दी से थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है चेक करना। इंक्रीज इन द फाइननेस ऑफ सीमेंट रिजल्ट्स इन, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन द रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन विदाउट चेंजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट, ठीक है। डिक्रीज इन द रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन विदाउट चेंजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेट, ठीक है।
ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका इंक्रीज इन द रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन विथ एन इंक्रीज इन द रेट। ठीक है, ये सारी कहानी यहाँ पे दी हुई है। इसका आंसर सिंपली क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, तो यहाँ पे सिंपली ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंपल, जब भी आपका फाइननेस ऑफ सीमेंट बढ़ती है ना, फाइननेस ऑफ सीमेंट बढ़ती है तो होता क्या है, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट, विदाउट चेंजिंग ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है बात को? नहीं आ रही है? आएगी। क्वेश्चन नंबर 23 जरा चेक करना, यहाँ पे क्या बोल रहा है। एज पर IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन बीम शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ बीम शुड नॉट एक्सीड, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ बीम। जब भी बीम की बात आती है तो यहाँ पे क्या बात हो जाएगी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बीम की बात जैसी आ गई तो L/325। ठीक है, L/325। समझ रहे हो बात को? तो जैसे ही ये देखो ना, थ्री, देखो याद रख लो ऐसे, 3+2 = 5, ऐसी कोई भी कंडीशन कहीं पे बन रही है, ठीक है, वो हो जाएगा बीम के लिए। ठीक है, वो हो जाएगा बीम के लिए 3+2 = 5, तो ये आपका बीम के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाय प्रोवाइडिंग sufficient edge distance, which of the following failures of riveted joint can be avoided? ठीक है, by providing sufficient edge distance। ठीक है, by providing sufficient edge distance। ठीक है, sufficient edge distance। समझ रहे हो बात को? which of the following failures of riveted joint can be avoided? टेंशन फेलियर ऑफ द प्लेट, शियर फेलियर ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ए, टेंशन फेलियर ऑफ द प्लेट। ठीक है, चलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। दिस दिस इज द डिस्टेंस एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, फ्रॉम द, जैसे देखो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आपकी प्लेट है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो तो समझो ना। ठीक है, तो ये एफ पी है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे रिवेट्स इस तरीके से लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपकी रिवेट्स लगी हुई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये होती है आपकी एज डिस्टेंस। ठीक है, एज डिस्टेंस ये होती है। ठीक है, तो जो ये आपका एज डिस्टेंस है परपेंडिकुलर टू द फोर्स है, राइट, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोल्ट होल। ठीक है, टू द एडजेसेंट एज ऑफ द मेंबर, वेयर इज द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन। ठीक है, इन द डायरेक्शन और ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम सेंटर ऑफ होल टू द एंड ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एस डिस्टेंस। ठीक है, ये सारी कहानी यहाँ पे उसने दे के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द फेलियर ऑफ प्लेट इन टेंशन, ठीक है, मैक्स टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके बाद में द स्टील ऑफ प्लेट अपोजिट टू द होल में बल्ज आउट एंड में क्रैक। तो ये सारी कहानी है, कोई इसमें भारी वाला इशू है नहीं, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं गैंट्री गर्डर की तरफ, राइट। 25 में आपका क्या हो जाएगा, गैंट्री गर्डर आर डिजाइन टू रजिस्ट। जो गैंट्री गर्डर होती है उसको किस लिए डिजाइन किया जाता है? ठीक है, लेटरल लोड्स के लिए, लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल लोड्स के लिए, या किसके लिए इसको डिजाइन किया जाता है? ठीक है,
इसको आप डिजाइन करते हो गेंट्री गर्डर को सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल एंड वर्टिकल लोड्स, ठीक है, समझ रहे हो बात को? लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल एंड वर्टिकल लोड्स, ठीक है, इसके लिए आप इसको डिजाइन करते हो। ध्यान रखना है इस बात को, लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल एंड वर्टिकल लोड के लिए डिजाइन करते हो क्या? गेंट्री गर्डर, ठीक है, गेंट्री गर्डर आप, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल वर्टिकल के लिए आप इसे यूज किया जाता है गेंट्री गर्डर का, ठीक है। गेंट्री LLV, ठीक है, लॉन्ग लेट वर, ठीक है, लॉन्ग 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 वर लेट, ऐसे याद रख लो, लॉन्ग वर लेट गेंट्री, ठीक है, ऐसे याद रख लो, कुछ भी याद करके इसको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 आपका हमने कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन। 26 से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए हम, ठीक है, विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।